ओके। साथियों, भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन की ओर से पिछले कई दिनों से हम हम सब पिछड़े भाई बहनों की अलग अलग विषयों को लेकर चिंतन कर रहे हैं। और इसी चिंतन की व्याख्यानमाला में आज की कड़ी के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं डॉक्टर बालाजी मुंडे, मैं महाराष्ट्र से हूँ और पिछले 2-3 साल से भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन से जुड़ा हूँ। और हम पिछड़ों की जो जो कुछ समस्याएं हैं उनको लेकर थोड़ा बहुत चिंतन करता हूँ, अध्ययन करता हूँ। मेरी बात को शुरू करने से पहले मैं नमन करना चाहूँगा सदियों से चली आ रही दमनकारी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के ऊपर सीना तान के प्रश्न उठाने वाले सत्यशोधक महात्मा ज्योतिराव फुले, इनको, साथ ही उनके इस विधायक कार्य में उनसे भी एक कदम आगे बढ़कर उनका साथ देने वाली, उनके कार्य को और भी व्यापक बनाने वाली क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को, इसके साथ ही एक राजा होते हुए भी अपने प्रशासन में आरक्षण का प्रावधान करके आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय प्रस्थापित करने के लिए पहल करने वाले देश के अकेले राजा जिन्होंने ऐसा बड़ा कदम उठाया, ऐसे छत्रपति शाहूजी महाराज। और इन तीनों महानुभावों के विचारों को समझ बूझकर इन विचारों को वास्तव में लाने के लिए एक वास्तववादी कल्पना करके ये विचारों के माध्यम से आम जो पिछड़े पिछित वंचित लोग हैं उनको न्याय दिलवाने के लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं। उस संविधान जो संविधान समता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लिए कटिबद्धता व्यक्त करता है, ऐसे संविधान के रचयिता निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, साथ ही संत कबीर, संत बसवन्ना, संत तुकाराम, संत रविदास, संत ज्ञानेश्वर और हम सब पिछड़े ओबीसी भाइयों को उनके दर्द को, दुख को, पिछड़ेपन को, अन्याय को, जुल्म को समझकर लेने वाले और साथ ही वो जुल्म कम करने के लिए पहल करने वाले बीपी मंडल साहब, इन सब महानुभावों को मैं अपना नमन करता हूं और मेरी बात को शुरुआत करता हूं। मैं अपनी आज की बात का विषय है हम ओबीसी और हमारा संघर्ष। हम ओबीसी भाइयों का जो संघर्ष है उसका बहुत बड़ा इतिहास है और उस संघर्ष को लेकर
कुछ बातों को लेकर मैं आपसे संवाद करना चाहता हूँ। मैं अपनी बात को, इस विषय को न्याय देने के लिए अपने ओबीसी भाइयों को जो आरक्षण मिला है, वो आरक्षण के साथ एक शर्त आई है, थोप दी गई है, जिसे हम क्रीमिलियर की शर्त कहते हैं। कई लोग इसे शर्त कहते हैं, कई लोग इसे सिद्धांत, क्रीमिलियर का सिद्धांत कहते हैं, तो कई लोग इसे तत्व कहते हैं। तो ये क्रीमिलियर का जो तत्व है, ये शर्त है, ये तत्व लागू होके आज लगभग 28 साल हो रहे हैं, और एक क्रीमिलियर के शर्त के जो परिणाम है, पिछले 28 साल से हम भुगत रहे हैं। मगर मेरे इस क्रीमिलियर के विषय को लेकर मैं अपना पक्ष अलग तरह से रखना चाहता हूँ। पहले तो ये क्रीमिलियर का जन्म कैसे हुआ, इस बारे में आप और हम सब जानते हैं कि ये क्रीमिलियर का जो तत्व है, जो शर्त है, वो कैसे सामने आया। हमें पता है कि 1947 में, 1947 में हमें आज़ादी मिली, और आज़ादी के बाद 1950 में हमारा एक आदर्श संविधान अस्तित्व में आया, और 1950 में उसका इनेक्ट हो गया, लागू किया गया। और संविधान के लागू होते ही आर्टिकल 15 के तहत आरक्षण का प्रावधान किया गया, और ये आरक्षण का जो प्रावधान था वो सिर्फ हमारे एससी और एसटी कैटेगरी के भाइयों के लिए था। ये आरक्षण का प्रावधान करते वक्त उनकी अलग से एक एससी की और एक एसटी की सूची बनाई गई, और वो सूची के माध्यम से उस सूची में जितनी भी जातियाँ और जनजातियाँ शामिल की गई, उन जनजातियों और जातियों के सभी लोगों को आरक्षण के लाभ देने के लिए पात्र समझा गया। और उसके साथ जब ओबीसी की बात आई, तो ओबीसी भी पिछड़े थे, ओबीसी में अलग अलग जातियाँ थी, कुछ नोमेडिक ट्राइब्स थी। इन सब जातियों को मिलकर एक वर्ग घोषित किया गया, जिनको पिछड़ा वर्ग कहा गया, और उनके लिए आर्टिकल 340 का निर्माण किया गया। मगर ये आर्टिकल 340 का निर्माण करने के बाद भी उनका कोई सूची या शेड्यूल नहीं बनाया गया, और ना ही अपने संविधान में उनके लिए कोई आरक्षण का प्रावधान किया गया। हालांकि हमारे जो एससी और एसटी भाई है, उनके ही जैसी, लगभग उनके ही जैसी, कहीं जगह तो उनसे भी ज़्यादा विकट परिस्थिति में हमारे ओबीसी भाई और बहन जो जीवन व्यतीत कर रहे थे। मगर फिर भी ओबीसी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, और
इस उपेक्षा में, आरक्षण और प्रतिनिधित्व की उपेक्षा में, हम सब ओबीसी भाई 40 साल तक संघर्ष करते रहे। हालांकि संघर्ष करने वाले लोग कम थे, क्योंकि ओबीसी में जो निचला वर्ग था, निचले वर्ग या शिक्षा और पॉलिटिकली, राजकीय दृष्टिकोण से जो पिछड़े थे, इनको, इनके अंदर आरक्षण को लेकर कोई भी जागृति नहीं थी। और जो संघर्ष करने वाले लोग थे, वो सब पार्लियामेंट लेवल पे संघर्ष चलता रहा। मगर आरक्षण के अभाव में जो वंचित और पीड़ित जीवन हम सब ओबीसी भाइयों को व्यतीत करना पड़ा, वो दर्दनाक था। और 40 साल तक हम ये उपेक्षा में, संघर्ष में जीते रहे। और 40 साल के बाद मंडल आयोग का रिपोर्ट आया। रिपोर्ट के बाद उसको लागू किया गया, और लागू करने के बाद हम आरक्षण की कक्षा में आ गए। और जब ये लागू किया गया तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से क्रीमी लेयर का प्रावधान या तो फिर गाइडलाइंस के माध्यम से क्रीमी लेयर का शर्त डालकर ये आरक्षण लागू किया गया। और आज तक 92 से लेकर आज तक, आज हम ये क्रीमी लेयर की शर्त के साथ ये आरक्षण का लाभ में शामिल होते जा रहे हैं। पिछले 28 साल में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आरक्षण का कोई भी फायदा या फिर ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। कुछ बदलाव, कुछ जागृति, कुछ संगठन, ये कुछ बदलाव हमें दिखाई देते हैं। मगर ये जो क्रीमी लेयर का तत्व या शर्त उसमें डाल दी गई, उसके कारण कुछ प्रश्न निर्माण हुए। और जो पिछले 27-28 साल से जिन लोगों ने मंडल आयोग और आरक्षण का लाभ उठाकर अपने में जो डेवलपमेंट किया, सुधारणाएं की, और मंडल आयोग के आंदोलन में जिन लोगों में जागृति आई, उन लोगों का एक अलग सा वर्ग बन गया, जिसे हम क्रीमी लेयर कहते हैं। मैं आज इस क्रीमी लेयर विषय पर इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक क्रीमी लेयर अलग तबका बन गया, और इस तबके को आरक्षण के बाहर करने की बात होने लगी। और ये जो क्रीमी लेयर तबका है, ये क्रीमी लेयर के तबके की जो बाकी जो हमारे जाति समूह है और ओबीसी भाई है, इनके प्रति इनकी जो भूमिका है, ये भूमिका कैसी है, इसके ऊपर बाकी जो हम सब बाकी जो पिछड़े लोग हैं हमारी ओबीसी कैटेगरी में, उनके विकास का स्तर डिपेंड होता है। इसलिए इनकी भूमिका समझ लेना जरूरी मुझे लगता है। और इसीलिए मैं आज क्रीमी लेयर का जो तबका है, हमारे ओबीसी में जो भी जातियाँ और जनजातियाँ है, उसमें हर जाति में एक क्रीमी लेयर का तबका है। उनके पास
पर्याप्त रूप से आर्थिक संपन्नता होती है, और खाली आर्थिक संपन्नता ही नहीं बल्कि उनके पास ज्ञान भी होता है। और विकास के लिए कैसी पहल करें, समाज में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, इस बारे में एक प्रकार की स्पष्टता होती है। इसलिए ये इस तबके की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए मैं इस विषय को लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बदलते वक्त के साथ क्रीमी का जो बेसिक प्रश्न है ये पीछे पड़ गया, क्योंकि कुछ ओकेजनल प्रासंगिक प्रश्न आगे आते गए, और क्रीमी वैसे की बात ये नहीं कि क्रीमी जो विषय है ये पीछे पड़ना चाहिए, मगर वक्त के साथ वो पीछे पड़ गया। मगर क्रीमी के बारे में हम सब लोगों को आज भी सोचने की ज़रूरत है। पहले तो ये शर्त है या तत्व है या सिद्धांत है, इस बारे में हम सब ओबीसीओं में भी बहुत सारा संभ्रम है। कुछ लोग इसके पक्ष में बात करते हैं तो कुछ लोग इसके विरोध में बात करते हैं। हम जानते हैं, हम देखते हैं कि सभी मनुवादी लोग, सरंजामदारवादी लोग, शाहीवादी लोग इस पक्ष में बात करते हैं, और इनके साथ ही जो वर्ग की बात करते हैं, ऐसे कुछ समाजवादी और कम्युनिस्ट, ये लोग भी क्रीमी की बात करते हैं या फिर क्रीमी के पक्ष में बात करते हैं। लेकिन कुछ सुधारणावादी और ओबीसी में भी एक ऐसा तबका है जो आज भी क्रीमी के पक्ष में बात करता है। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो सुधारणावादी है, ये जो क्रीमी की वास्तविकता जानते हैं। और इस बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर श्रावण देवरे जी इस क्रीमी के तत्व को या सिद्धांत को शोषण का सिद्धांत मानते हैं, और इस शोषण के सिद्धांत को बहुत मार्मिक तरह से इसका विश्लेषण करते हैं। वो कहते हैं कि क्रीमी यानी दूध को उबालने के बाद, दूध को बहुत देर तक उबालने के बाद उसके ऊपर एक लेयर जमा होता है जिसे हम मलाईदार परत कहते हैं या फिर क्रीमी कहते हैं। और ये जो क्रीमी है ये क्रीम ऐसे ही नहीं बनती है। ये क्रीम बनने के लिए बहुत सारा कष्ट, बहुत सारा मंथन। जब आप दूध उबालते हो तो बहुत देर तक दूध उबालने के बाद उसके ऊपर मलाई जमा होता है। उसी तरह अगर हम दही का देखें तो दही को बहुत देर तक मंथन करने के बाद उस पर मलाईदार परत आता है। और ऐसा ही मंथन, जो कष्ट, ऐसा ही मंथन हमारे ओबीसी भाइयों में और हर जाति में जो अपने विकास के लिए, अपने हकों के लिए, अपने न्याय के लिए संघर्ष करता है, हर जाति में, हर समाज में ऐसा मंथन होता है। और ये मंथन किस बात का होता है? अभी मैंने आपको बताया कि महात्मा फुले जी से लेकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी तक, या फिर उनसे भी आगे
हमारे सब संतों तक इन्होंने जो सामाजिक न्याय का तत्व बताया है, जो समानता का तत्व बताया है, उन विचारों को जब कुछ लोग ग्रहण करते हैं, समाज की सब प्रकार की परिस्थिति को समझते हैं, उसके साथ ही ये मंथन को समाज की परिस्थिति को समझकर इन महानुभावों ने जो विचार दिए हैं और समानता के जो तत्व दिए गए हैं, इन तत्वों को समाज की परिस्थिति के साथ जोड़कर देखते हैं। और अगर उसमें विरोधाभास है, वो जो दमनकारी अन्यायकारी परिस्थिति है, उस परिस्थिति को बदलने के लिए वो विचार करने की शुरुआत करते हैं। हमारे समाज में हम क्यों पिछड़े हैं, हमारे पिछड़ेपन का कारण क्या है, हमारे पिछड़ेपन की चिकित्सा करने लगते हैं। और ये जब चिकित्सा करने लगते हैं तो ये अलग अलग प्रकार के संदर्भ रेफरेंसेस ढूंढते हैं। हमारी जाति क्या है, हमारा समाज क्या है, हमारे समाज का इतिहास क्या है, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। और जब हम कुछ लोग हमारी जाति को समझते हैं, हमारी जाति के इतिहास को समझते हैं, हम पर हुए जुल्म और अत्याचार को पहचानते हैं, समझते हैं, अपने हक और अधिकार को समझने लगते हैं, इस माध्यम से मंथन होने लगता है। और ये मंथन की जड़ होती है ये जो महानुभाव जिन्होंने समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ाया। और इन्हीं महानुभावों के विचारों पर ये लोग पहल करने लगते हैं, जुल्म करने वालों को समझने लगते हैं, जुल्म की प्रक्रिया को समझने लगते हैं, जुल्म को खत्म करने की नीतियाँ खोजने लगते हैं। और इसी प्रक्रिया के माध्यम से मंथन करने लगते हैं। और हर समाज में ये प्रक्रिया होती है। और ये इतने यहाँ तक ही रुकते नहीं, ये जुल्म को ख़त्म करने की नीतियाँ ढूंढने के बाद वो नीतियों को आचरण में लाने के लिए, वो नीतियों के माध्यम से समानता की प्रस्थापना करने के लिए लोगों में जन जागृति करने के लिए पहल करते हैं। और उसके लिए जो भी पिछड़े हैं, पीड़ित है, अन्याय से विक्टिम बने हैं, उन सब को संगठित करने की कोशिश करते हैं। और इनको संगठित बनाकर संघर्ष की तैयारी करते हैं और संघर्ष भी करते हैं। और ऐसा जब तबका तैयार होता है तो इसी तबके को मलाईदार परत कहते हैं। और ये जो तबका होता है, क्रीमिलियर तबका होता है, इस तबके की हर समाज को, हर जाति को ज़रूरत होती है। क्योंकि इस तबके का काम होता है कि जो अपनी रोजी रोटी में फंसे हुए, जिनको रिफॉर्म्स के बारे में पता नहीं, जो कुरीतियों में, रूढ़ियों में, परंपराओं में फंसे हुए होते हैं, जो अपनी पेट भरने के अलावा और कुछ जानते ही नहीं, शिक्षा के पास पहुँचे ही नहीं, उन सब पिछड़े तबके के लोगों को
दिशा दर्शन करने में, मार्गदर्शन करने में ये जो क्रीमी लेयर, जो मलाईदार परत जो तबका है, उसे हमारे देवरे साहब मध्यम वर्ग भी कहते हैं। ये मध्यम वर्ग आजकल, ये जो मध्यम वर्ग है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मगर ये मध्यम वर्ग का उत्तरदायित्व जिस जाति से, जिस समुदाय से वो आते हैं, उस समुदाय के प्रति उनका उत्तरदायित्व ये अपेक्षित रूप से निभाया जा रहा है या नहीं है, ये बड़ा प्रश्न है। तो मैं इस माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा तबका तैयार होना चाहिए, बल्कि महात्मा फुले जी, सत्यशोधक महात्मा फुले जी तो ये कहते हैं कि सत्यशोधक विचार मंथन से ही एक ऐसी मलाईदार परत जो एक विद्वानों की पीढ़ी इसमें से तैयार होनी चाहिए, जो बाकी सब जो अंधश्रद्धाओं में, परंपराओं में जो जकड़े हुए हैं, जिनको वो परंपराओं से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, उन सबको रास्ता दिखाई देने के लिए इनकी जो क्रीमी लेयर तबका है, इनकी सबसे बड़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ऐसा विद्वानों का तबका हमें तैयार करना चाहिए, या फिर जो महानुभाव ने जो विचार दिए हैं, उन महानुभावों के विचारों को अगर आत्मसात करेंगे, आकलित करेंगे, तो वो आकलन के माध्यम से जो मंथन किया जाएगा, वो मंथन के माध्यम से ऐसे विद्वानों का एक लेयर हर समाज में क्रिएट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, और वो सभी बाकी सबका मार्गदर्शन करेगा, दिशा दर्शन करेगा। इसी बात को आगे ले जाते हुए हमारे मार्गदर्शक श्रावण देवरे साहब कहते हैं कि मनुवादी जो लोग हैं, ये मनुवादी लोगों को ये जो मलाईदार तबका है, इनसे बहुत बड़ा डर लगता है, क्योंकि जो कुछ सुधार, जो कुछ विकास, और जो कुछ विकास की दिशा में पहल करने वाला और बाकी समाज को जागरूक करने वाला एक ही ऐसा तबका होता है, वो जो क्रीमी लेयर तबका होता है। और सबसे ज़्यादा ये जो साम्राज्यवादी, मनुवादी और पूंजीवादी विचारधारा को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला अगर कोई तबका होता है, तो ये विद्वानों का, पंडितों का, और अपनी समाज व्यवस्था को सूझबूझकर, समझकर देखने वाले को, और उसके विकास के लिए प्रयत्न करने वालों का सबसे बड़ा डर होता है, और उनकी तरफ से ही उनको सबसे बड़ा नुकसान होता है। और इसलिए आप कभी भी देखेंगे कि ये जो मनुवादी लोग हैं, इनके निशाने पर ये क्रीमी लेयर तबका होता है। ये इनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि इन लोगों को प्रतिनिधित्व ना मिले, और हर कोई जगह हम देखते हैं कि चाहे राजनीति में हो, चाहे प्रशासन में हो, एक सक्षम प्रतिनिधित्व की ज़रूरत होती है। और वो प्रतिनिधित्व अगर मलाईदार परत को या फिर क्रीमी लेयर तबके को अगर बाजू कर दिया जाए, तो पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। तो इसी बहाने ये जो मनुवादी लोग हैं, वो मनुवादी लोग
शिक्षा के माध्यम से इस मलाईदार तबके को या फिर मनुवादी शिक्षा के माध्यम से ये जो क्रीमिलियर तबके को बिगाड़ना चाहते हैं। और ऐसी शिक्षा व्यवस्था और ऐसी शिक्षा प्रणाली और ऐसी शिक्षा कंटेंट निर्माण करते हैं जो शिक्षा गरीबी और अमीरी की बात करे, ना कि जातीय विषमता की बात करे। और आज हम देखते हैं कि हमारे ओबीसी में और ये क्रीमिलियर तबके के कई लोग क्रीमिलियर की बात करते हैं। इसका यही कारण है कि इनके ऊपर ये मनुवादियों का शोषण का जो सिद्धांत है और इनके दिमाग में बिठाया जाता है कि गरीबी बहुत बेकार है, मगर गरीबी का कारण ये जाति है, वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, ये नहीं बताया जाता है। और गरीबी का उच्चाटन करने की हमारी भूमिका है, मगर जाति और वर्ण व्यवस्था का उच्चाटन करने के लिए हमारी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। ऐसी शिक्षा देने का प्रावधान कोशिश इन मनुवादियों के माध्यम से होता है। और इसी के कारण ही हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें वर्गवाद के ऊपर ज़्यादा भार दिया जाता है, न कि जातीय विषमता और वर्णवादी व्यवस्था पर या फिर उसके पिछड़ेपन पर। इसलिए हमारे देवरे साहब कहते हैं कि ये जो क्रीमिलियर का तत्व है या सिद्धांत है, ये कोई गरीबी निर्मूलन का या फिर गरीबों को सुधारने का, उनका विकास करने का तत्व नहीं है। और ये तो सिर्फ शोषण का सिद्धांत है। और ये शोषण का सिद्धांत इस तरह काम करता है। इसलिए हम सब क्रीमिलियर, अभी आप सब लोग जो पढ़ रहे हमें सुन रहे हैं, हम में से ज़्यादातर लोग क्रीमिलियर या फिर उसके नज़दीक जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं। और इसकी वजह से ये क्रीमिलियर के तत्व को हमें समझ कर लेना चाहिए। और जो क्रीमिलियर होता है उनकी भूमिका को भी समझ लेना जरूरी होता है। क्योंकि मैंने आज जो ये क्रीमिलियर के विषय पर बात करनी चाहिए, इसका यही भी उद्देश्य है कि आज हम देखते हैं कि हम अपनी जाति में या फिर ओबीसी समुदाय में अगर झांक के देखें तो हर जाति में एक क्रीमिलियर तबका है। और वो अपनी भूमिका अपने समाज के प्रति, अपने जाति के प्रति या फिर अपने ओबीसी समुदाय के प्रति कितना उत्तरदायित्व निभाता है, ये क्रीमिलियर के तबके ने अपने आप को प्रश्न पूछने की ज़रूरत है। और हम जब पिछले कई सालों से हमारे माचनवार साहब, गोरे साहब, काले साहब के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, तो हमें अनुभव आता है कि ओबीसी के जो भी प्रश्न हैं, ओबीसी के जो भी विषय है, उन सब प्रश्नों को लेकर जागृति करने के सबसे बड़ा उत्तरदायित्व अगर क्रीमिलियर तबके का है, तो ये क्रीमिलियर तबके के साथ हम जब काम करना चाहते हैं तो उनके तरफ से एक ऐसा रिस्पांस जैसा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं मिलता है। और
जिनकी तरफ से सबसे ज़्यादा आशा है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। अभी हमने देखा कि पिछले 2-4 सालों में हमारे देश में बहुत सारा विपरीत, यानी सब पिछड़ों के विरोध में हो रहा है। हमने देखा कि कोई भी मांग न होते हुए भी 10% आर्थिक स्वरूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया और तत्काल उसको लागू भी कर दिया गया। मगर मैं इस माध्यम से सब ओबीसी क्रीमी-लेयर तबके के लोगों को पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों ने ये आरक्षण के प्रावधान का विरोध किया, जमकर विरोध किया, रास्ते पे आकर विरोध किया, या फिर मात्र एक चिट्ठी भेजकर जिन लोगों ने ये निर्णय किया उनको सवाल पूछा कि भाई आपने ये निर्णय क्यों किया और हम इसका विरोध करते हैं। यही नहीं, हम देखते हैं कि हर राज्य में ओबीसी की सूची में अलग अलग जो बड़ी लोक संख्या वाली जो जातियां हैं उनकी घुसखोरी होती जा रही है और हर राज्य में ये देखने को मिल रहा है। फिर भी ओबीसी की जो क्रीमी-लेयर तबका है वो क्रीमी-लेयर तबके ने इस संदर्भ में, इस बारे में क्या प्रयत्न किए और क्या पहल की, क्या कोशिश की ये सब रोकने के लिए। अगर ये नहीं हुआ है तो हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हमसे समाज की अपेक्षा क्या है और हम हमारा उत्तरदायित्व कैसे निभा रहे हैं, ये प्रश्न उठाने वाली बात है और इस पे हम लोगों ने सोचने की बात है। और ये भूमिका हम अच्छी तरह से नहीं निभा रहे हैं तो क्यों नहीं निभा रहे हैं, और अगर मंडल आयोग के आंदोलन के बाद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम इस आरक्षण का लाभकारी है या फिर पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लाभकारी है या फिर जो भी ओबीसी के लिए वो मंडल आंदोलन के बाद ओबीसी के हित में विकास के लिए जो भी प्रयत्न किए गए वो आंदोलन का ही एक परिणाम है। और उसके अगर हम लाभार्थी है तो वो लाभार्थी होने के नाते हमारे समाज के प्रति भी हमारा उत्तरदायित्व है और हमें वो निभाना चाहिए। इस बारे में अगर हम लोग सोचते नहीं है तो ये जो क्रीमी-लेयर तबका है वो अपने उत्तरदायित्व से मुकर रहे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो इसलिए हमें संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष के माध्यम से ही जो कुछ आज तक मिला है वो संघर्ष के माध्यम से ही मिला है और आगे भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और इस संघर्ष के क्षणों में ओबीसी यानी ओबीसी में जो क्रीमी-लेयर तबका है उनका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है और उन्होंने सबसे आगे रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा योगदान देना चाहिए। अगर इस भूमिका में अगर हम पीछे हटे तो ओबीसी के किसी भी प्रश्न हल होने वाले नहीं हैं, और अगर ये प्रश्न हल नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ियों को जवाब देने के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा और हम अपनी गर्दन नीचे डाल के हमें जाना पड़ेगा।
अगर ऐसा नहीं करना है, हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को हमारे जो हक अधिकार है उनसे अगर वंचित और परास्त नहीं करना है, अगर उनसे दूर नहीं रखना है, उनके अधिकार उन्हें मिलवा के देने हैं, तो हमें उसके लिए प्रयत्न करना होगा। बस यही बात मैं आपसे इस माध्यम से करना चाहता हूँ। तो इस माध्यम से मैं आप सब जो क्रीमिलियर तबके के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, विनती करूँगा कि जो ओबीसी के जो प्रश्न हैं वो प्रश्नों को लेकर हम सब एक साथ काम करें। अब जो जिस माध्यम से आप इसमें योगदान, ये आंदोलन में योगदान दे सकते हैं, वो उस माध्यम से आप आंदोलन में अपना योगदान दे। मगर हम हमारे ओबीसी के प्रश्न, जिनको 40 साल तक उपेक्षा में जीना पड़ा और आरक्षण लागू होने के बाद भी आज भी 28 साल तक हम क्रीमिलियर को लेकर उसके लाभ ले रहे हैं। और इसके साथ ही बहुत सारे प्रश्न हैं ओबीसी जनगणना के लिए हमें साथ लड़ना पड़ेगा। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, ये पहला निर्णय है, पहली बार नहीं है। कई बार सुप्रीम कोर्ट कहता आ रहा है कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो उसका जवाब देते वक्त हमारे मार्गदर्शक प्रदीप ढोबले साहब ने बहुत अच्छी तरह से उसका एनालिसिस किया है ये निर्णय का, कि आरक्षण केवल मौलिक अधिकार ही नहीं, ये तो संवैधानिक मौलिक विशेषाधिकार है। मगर ये जो मौलिक विशेषाधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट को समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समझना ही नहीं चाहते या फिर ये शब्द छल करना चाहते हैं और शब्द छल के माध्यम से लोगों को गुमराह करके अपनी मनोवादी व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं। तो आगे चलकर हमें ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो ये उच्च स्तरीय व्यवस्था है, इसका ये जो ऐसे निर्णय देते हैं, इसका एक ही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि जो भी जजेस है उसमें ओबीसी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं या फिर बहुत कम है। जब तक हमारे लोक संख्या के बराबर और सुप्रीम कोर्ट में हमारा प्रतिनिधित्व पहुंचता नहीं, तब तक ओबीसी का कोई भी धोरणात्मक, कोई भी बड़ा निर्णय ओबीसी के हित में नहीं हो सकता। इसलिए इस दिशा में भी हमें सोचना चाहिए। और आगे चलकर दो बहुत बड़े प्रश्न हैं, एक तो ओबीसी जनगणना या फिर सेंसस होना चाहिए, इस विषय पर हमें काम करना पड़ेगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में किसी भी हालात में सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोक संख्या के बराबर यानी 50 से 60% हमारे जजेस भेजने होंगे। उसके लिए जो कॉलेजियम सिस्टम है वो रद्द करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा और वो आंदोलन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण का तत्व लागू करना पड़ेगा, सिद्धांत लागू करना पड़ेगा। इसके लिए हम सब एक साथ काम करें। हमारे माचनवार साहब, गोरे साहब, काले साहब ये बहुत प्रेरित करते हैं। मेरा ज़्यादा इस क्षेत्र में ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, मगर मेरी कोशिश है और मैं ओबीसी के प्रश्नों को अभी समझ रहा हूँ। मेरे से कुछ भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दिया जाएगा, मगर हमें आंदोलन तो ज़रूर करना है और हमारे जो हक है उसके लिए लड़ना है और उसको हासिल करके ही दम तोड़ना है। इसी के साथ ही आपने सबने मुझे समझ लिया, सुन लिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन की ओर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ और मेरी बात ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।
थैंक यू।